भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पीएसएलवी C-62 रॉकेट अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर्टिकुलर मिशन में 16 सैटेलाइट्स में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट थी वो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW और साथ में नेवल इंटेलिजेंस की एक सैटेलाइट नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी थी। आप ये सैटेलाइट पूरी की पूरी उस पर्टिकुलर स्पेस के ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाई जहां पर इसरो इसको पहुंचाना चाहती थी। इस मिशन को समझने के लिए और इसके फेलियर को जानने के लिए कुछ बेसिक समझने की आपको आवश्यकता है। भारत की इसरो का सबसे इंपॉर्टेंट काम स्पेस में सैटेलाइट्स भेजने का है। सैटेलाइट एक साधारण सी मशीन होती है जो अर्थ के ऊपर उड़ती है और वो वहां से डेटा प्रोवाइड करती है। ओशंस को लेके, बॉर्डर्स को लेके, शिप्स को लेके, शिप्स की मूवमेंट को लेके, वेदर के प्रिडिक्शंस को लेके, जीपीएस को लेके और सबसे इंपॉर्टेंटली डिफेंस सिस्टम्स को लेके। सैटेलाइट्स स्पेस में अपने आप नहीं जा सकती उसी तरीके से जैसे फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया हुआ एक सामान दुकान में अपने आप नहीं आ सकता। अगर दुकान तक सामान लाने के लिए एक ट्रक की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से एक स्पेस में सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए रॉकेट की आवश्यकता होती है। भारत के पास एक टाइम टेस्टेड ट्रस्टेड रॉकेट जो पिछले 30 सालों से भारत यूज करता आया है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट। PSLV रॉकेट के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। इस बार ये वाला जो मिशन था इसके स्टेज 3 में प्रॉब्लम आई। ये 4 स्टेजेस क्या हैं इनको आप क्लियरली समझ लीजिए। स्टेज 1 होता है ऐसा स्टेज जिसमें रॉकेट अर्थ से उड़ता है। यहाँ पर उस रॉकेट में उड़ाने के लिए उसको अर्थ से एक इजेक्शन देने के लिए सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड फ्यूल हार्ड फ्यूल होता है। इसको एक बार अगर जला दिया जाए, इग्नाइट कर दिया जाए तो उसके बाद ये रुकता नहीं है। ये अपने आप खत्म होने के बाद ही एग्जॉस्ट होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो सॉलिड फ्यूल का प्रयोग इसलिए भी करती है क्योंकि सॉलिड फ्यूल पावरफुल भी होता है, सस्ता भी होता है और लंबे समय तक आप कई सालों तक इसको स्टोर भी कर सकते हो। स्टेज 2 जो रॉकेट का होता है उसमें अक्सर लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है जो कि रॉकेट को उड़ने के बाद, लिफ्ट होने के बाद एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर में रखने के लिए मदद करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर पूरे रॉकेट के लाइफ में एक स्टेज होता है तो वो स्टेज 3 होता है। स्टेज 3 में जो रॉकेट है वो इस प्रकार से उड़ता है कि वो अपर जो स्काई है वहां से लेकर नियर स्पेस के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। यानी कि स्टेज 3 में रॉकेट अपने पाथ को इस तरीके से ऑल्टर करता है कि वो आसमान से निकलकर वो स्पेस के अंदर जब एंटर करे तभी वो सक्सेसफुली सैटेलाइट को वहां पर स्पेस में लॉन्च कर पाएगा। यानी कि एक सैटेलाइट मिशन में सबसे महत्वपूर्ण अगर PSLV रॉकेट है तो उसकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज 3 है। क्योंकि सैटेलाइट स्टेज 3 के सक्सेस होने से ही पहली बात तो वहां पर अपने ऑर्बिट में पहुंच पाएगी। आज भारत ने जो C-62 उठाया, इसमें C का मतलब होता है मिशन काउंट, 62 का मतलब है 62nd मिशन जो PSLV रॉकेट का था। इसमें 16 सैटेलाइट थे जिसमें से अन्वीषा एक ऐसी सैटेलाइट थी जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और नेवल इंटेलिजेंस की सैटेलाइट थी। अब गौर करके देखिए कि ये सैटेलाइट जब उड़ी तो इसका स्टेज 1 और स्टेज 2 बिल्कुल सक्सेसफुल था। लेकिन 8 मिनट के बाद जब ये सैटेलाइट का स्टेज 3 आया तो स्टेज 3 आते ही उस समय भारत की इसरो ने और साइंटिस्ट्स ने ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी अनैमलीज यानी कि बहुत सारे अबनॉर्मल बिहेवियर्स को देखना शुरू करा। अब एक चीज देखिए कि हर एक रॉकेट के अंदर सेंसर्स, कंप्यूटर्स और एंटीना होते हैं। ये सेंसर, कंप्यूटर्स और एंटीना अर्थ को सिग्नल्स भेजते हैं। ये सिग्नल से इसरो के साइंटिस्ट्स को रॉकेट की स्पीड, उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा, रॉकेट का बैलेंस, इंजन का प्रेशर और टेम्परेचर कितना है वो पता चलता है। अब गौर कीजिए यहाँ पर कि C-62 में स्टेज 1 और स्टेज 2 बिल्कुल सक्सेसफुल था। लेकिन जैसे ही ये स्टेज 3 पर पहुंचा वहां पर जो सॉलिड फ्यूल है वो इवनली बर्न नहीं हो पाया क्योंकि स्टेज 3 में भी सॉलिड फ्यूल का प्रयोग होता है। दूसरी बात, इसरो का मानना ये है कि स्टेज 3 में प्रेशर जो था वो बहुत अजीब तरीके से रॉकेट के अंदर बिहेव करने लगा। और सबसे बड़ी बात, रॉकेट अनकंट्रोलेबली रोटेट करने लगा और इस प्रकार से उसकी जो मूवमेंट जिस पाथ पे फिक्स की गई थी उस पाथ पे फिक्स करने के बजाय वो अल्टरनेट पाथ पर घूमने लग गया। और अलग अलग पाथ के जाने की वजह से उसका जो ग्राउंड लेवल पर कांटेक्ट अर्थ से था वो टूट गया। और सबसे बड़ी चीज ये भी थी कि सिग्नल्स अब उस रॉकेट से, क्योंकि वो पाथ से डिविएट कर चुका था,
वो रियल टाइम लेवल पर डेटा अब इसरो के साइंटिस्ट को नहीं पहुंचा पा रहा था। यानी कि सारा मसला हुआ स्टेज 3 में। कोई इत्तेफाक नहीं कि स्टेज 3 में C62 में भी यही प्रॉब्लम आई, और C61 मिशन जो आज से कुछ महीने पहले इसरो ने 2025 में लॉन्च किया था, वहां पर भी यही प्रॉब्लम आई। ऐसा तो नहीं है कि इसरो ने C61 के स्टेज 3 के फेलियर से कुछ इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया होगा। अगर इम्प्रोवाइजेशन किया था तो कोई यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसी ताकत है जो इस मोमेंट पर भारत के स्टेज 3 को कॉम्प्रोमाइज करना चाह रही है। क्योंकि जब से PSLV का सक्सेस भारत के पास आया है, तब से बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज, पहली बात तो भारत की सरकार के साथ मिलकर, इसरो के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से रॉकेट्स लॉन्च कर रही हैं। दूसरा, जब से PSLV का सक्सेस हुआ है और भारत ने अलग प्रकार से एक स्पेस लेवल पर अपनी स्पेस इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के तहत ओपन अप किया है, तब से भारत का प्राइवेट सेक्टर ने भी इसरो के साथ एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए स्पेस लेवल पर डोमिनेंस बनाने की कोशिश की है। तब से ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ शक्तियां भारत के इस स्पेस डोमिनेंस से बहुत ही खफा हैं, और जाहिर सी बात है कि वो स्पेस डोमिनेंस भारत का देखना नहीं चाहती। इस मोमेंट पर इसरो ने ये बात ज़रूर बोली है कि ये एक टेक्निकल फेलियर है जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस मोमेंट पर भारत की इसरो को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ बैठकर 4 स्पेसिफिक डोमेन्स में जहां पर सैबोटाज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है स्टेज 3 की, उसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टेज पे अगर सैबोटाज हुआ है, यानी कि स्टेज 3 पर, तो ये पहली बात तो स्टेज 3 पर सैबोटाज तभी पॉसिबल है जब वो रॉकेट के लॉन्च से पहले किसी सप्लाई चेन में यहाँ पर गेम खेला गया हो। सप्लाई चेन में किस प्रकार का गेम खेला जा सकता है, ये NTRO को और इसरो को यहाँ पर एनालाइज करना है। क्योंकि आज जो विश्व तौर पर सैटेलाइट सैबोटाज के इंस्टेंसेस NTRO के पास वो डेटा है, वो बताता है कि जो आपका एडवर्सरी है वो कभी भी, पहली बात, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इंट्रोड्यूस कर सकता है डिफेक्ट्स क्रिटिकल कंपोनेंट्स में, जो कि स्टेज 3 को अफेक्ट कर सकते हैं। इसरो को एनालाइज करना है कि कहीं C61 और C62 में कॉमन लेवल पर माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट्स क्रिटिकल कंपोनेंट्स में इंट्रोड्यूस हुए या नहीं हुए। दूसरा, इसरो को ये एनालाइज करना है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा मटेरियल यूज किया गया स्टेज 3 को लेकर, कहीं ना कहीं इस मटेरियल में कोई सैबोटाज तो नहीं हुआ। क्योंकि स्टेज 3 रॉकेट का एक ऐसा स्टेज है जब रॉकेट अर्थ से निकलकर नियर स्पेस में एंटर करता है। उस मोमेंट पर इंटेंस हीट और प्रेशर का सामना उस रॉकेट को करना पड़ता है। अगर आपने किसी प्रकार के मटेरियल लेवल में मटेरियल को कुछ कमज़ोर बनाने की कोशिश करी, तो जाहिर सी बात है कि वो इस हीट और प्रेशर को विदस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसरो को ये एनालाइज करना है कि जो मटेरियल की सप्लाई चेन उसने स्टेज 3 के पार्ट्स में यूज़ की, C61 C62 में, कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई वीकनिंग पुराने मिशंस के तहत उसको देखने को तो नहीं मिली। तीसरा, फ्यूल कंटेमिनेशन आज की डेट में एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये फ्यूल अक्सर दूसरे देशों से आता है। फ्यूल के अलग अलग सप्लाई चेन से, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूल के लेवल पर कोई माइक्रो कंटेमिनेशन की गई हो। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह भी है कि कोई ना कोई सप्लायर जो स्टेज 3 के एंटीना, कंप्यूटर, सेंसर्स को प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए एंटीना, कंप्यूटर, सेंसर्स में कोई सैबोटाज हुआ है, तो वहाँ पर एक मैलवेयर तो नहीं डाला गया जो कि स्टेज 3 पर ही जाकर एक्टिवेट हुआ। क्योंकि स्टेज 3 पर जब ये रॉकेट वहाँ पर पहुँचा था, उसके वहाँ पहुँचने से जब वो अनकंट्रोलेबली घूमने लगा, अलग पाथ पे वो जाने लगा, उसके अंदर के प्रेशर के पास एक अनोमली देखने को मिली, और सॉलिड फ्यूल वहाँ पर क्योंकि इवनली बर्न नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करता है कि इवेंचुअली स्टेज 3 पर कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर की गई है। क्योंकि ऐसा फिर मैं बोलूँगा नहीं हो सकता कि यहाँ पर C61 के फेलियर के इतने महीनों के बाद C62 को जब लॉन्च किया गया हो तो एग्जैक्ट सेम फेलियर्स दोबारा से वहाँ पर देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ थी कि एंटीना, कंप्यूटर और सेंसर्स का कांटेक्ट ग्राउंड लेवल के इसरो के स्टेशन से एकदम हट गया, और इसकी वजह से जो है पूरा सैटेलाइट दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इस मोमेंट पर इसको पब्लिकली चाहे आप एक टेक्निकल लेवल का फेलियर कह के एग्जामिन करो, लेकिन इस सैबोटाज के एंगल को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ इसरो को एनालाइज करने की आवश्यकता है। क्योंकि डेफिनेट है कि बहुत सारी बड़ी शक्तियां ऐसी हैं जो इस मोमेंट पर भारत के स्पेस प्रोग्राम को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। वैसे भी
अमेरिका की CIA का एक इतिहास रहा ही है कि उसने भारत के इसरो के साइंटिस्ट्स को सैबोटाज के तहत मरवाया है। ये चीज़ एक ऐसा फिनोमिना है जो बड़े लंबे समय से अनफोल्ड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब कंसिडरिंग कि भारत का स्पेस में प्राइवेट सेक्टर भी आ चुका है, इस तरीके से यहाँ पर अब भारत की एडवर्सरी और एनिमीज की लिस्ट स्पेस सेक्टर में बढ़ गई है। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना इस मोमेंट पर आवश्यक है, क्योंकि भारत कतई ही ऐसी चीज़ टॉलरेट नहीं करेगा कि आने वाले समय में उसकी स्पेस एम्बिशन को किसी प्रकार की कोई आंच मिले। धन्यवाद।